हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे आंसर की जो सीडीएस सेकंड है इसका, और ये एग्जाम 8 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। ओके, तो इस सेशन में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी तो उसमें आपको हिस्ट्री और इकोनॉमी के आंसर की दिए जाएंगे। ओके, तो आजकल यूपीएससी का ट्रेंड कुछ ज़्यादा बदल रहा है और आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि आपको कैसे और पढ़ना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन छूटे हैं तो देख सकते हैं कि आप इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यह है वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिपोर्ट आए हैं उसके। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है और ये 2019 में आया है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63 है। तो कह रहा है डूरिंग दिस पीरियड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज इंडियाज रैंक डिटोरिएटेड। तो कह रहा है कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं जितने भी, तो उसमें इंडिया का जो रैंक है किसमें ज़्यादा डिटोरिएट हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं कि भारत के क्रम में जो गिरावट आई है उसका कारण क्या है। देखिए, सेम टाइप के क्वेश्चन ना 2019 में यूपीएससी के प्री में आए थे, इसी तरह थे। और इसमें ये पूछा था कि इसमें कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैरामीटर नहीं है, पर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इसकी जो रैंकिंग खराब हुई है वो किसके कारण में हुए हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, ये तो है कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, ये ठीक है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बढ़िया है। पेइंग टैक्सेस, ये भी बढ़िया है। लेकिन इस रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का जो पंजीकरण होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है इंडिया में। तो इस वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो खराब हुई है। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये कह रहा है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। देखिए, एज सच इसमें जो हमारे रूटीन बुक है जैसे एम लक्ष्मीकांत है, तो उसमें इस तरह के इन्फॉर्मेशन तो कहीं देखने को मिलते नहीं है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा आप विकीपीडिया पे जाएंगे, इसके कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे पूरी इनकी जो पावर एंड फंक्शन जो होता है, पावर एंड फंक्शन, उनके बारे में पूरा डिटेल मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो हैं सेक्रेटरी जनरल एडवाइजर होते हैं लोकसभा के स्पीकर के, ये सही है। और ये उनके ही अंडर ये एक्ट करते हैं, ये भी सही है। और ये जो है ये काम करते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो स्पीकर है उनके प्राधिकार के अधीन कार्य करते हैं, जो उनके द्वारा प्रत्यायोजित होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। पर यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, जनरल सेक्रेटरी पासेस ऑर्डर इन द नेम ऑफ स्पीकर। ये थोड़ा सा इनके अंडर काम करते हैं, पर इनके अब्सेंस में ही इनके पास जो ऑर्डर जारी करने के अधिकार होते हैं। कि जब लोकसभा के स्पीकर नहीं हो, तो जब ये नहीं होते हैं तो उसके बाद ये ऑर्डर जारी करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। जहाँ तक मुझे समझ में आता तो इसका यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। तो हमारे हिसाब से ये इसका आंसर डी है। पर अगर ओरिजिनल आंसर क्या आ सकता है, तो अगर मे भी कुछ वेरिएशन मिल सकते हैं। पर अगर आपने और भी कहीं से चेक किया हो तो मेजॉरिटी जो अगर ये आंसर है तो ये हो सकता है। ओके, सो इसमें स्टार्ड मार्क है, ये थोड़ा डाउटफुल है, पर संभावना जो मोस्ट प्रोबेबल है ये इसका आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रपति का आप इधर हिंदी में पढ़ लीजिए। ये कहते हैं कि इसकी जो टेनर होते हैं 5 ईयर्स होते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे नोट करेक्ट चुनना है। प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। इम्पीचमेंट के द्वारा ही महाभियोग लगा के उन्हें हटाया जाता है। तो आप ये बताइए कि किस आर्टिकल के तहत उन पे महाभियोग लगाया जाता है। प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म बाय राइटिंग टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। डी ऑप्शन देखिए है कि प्रेसिडेंट शेल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his or her successor enters upon his or her office। तो ये कह रहा है कि ये तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता इनके टर्म पूरा होने के बाद। तो ये सही है। पर यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये करें इन्हें रिजाइन देंगे। इतना दूर आके क्यों देंगे, इन्हें क्यों नहीं देंगे। यहाँ से ये इनकरेक्ट है बिल्कुल। तो यही हमारा सही आंसर जो होगा आपका वो होगा डी। ये लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन नहीं देंगे। सिंपली आप सोच सकते हैं थोड़ा सा, ये
वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये पूछ रहा है कि कौन सा कमीशन आर्टिकल 338 ए के अंडर में है और संबंधित है। तो आप देखिए सारे कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, जो अभी रिसेंट में इसे मिली थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला था, मान्यता मिला था इसे। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा गया, देखिए कि 338A, तो इसका सही आंसर होगा NCST, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। और ये 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1990 के अंडर से इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, सो आगे चलते। देखिए ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं क्योंकि ये आंसर है, और हमारे चैनल पे भी पॉलिटी के कोर्सेज चल रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ दिन से रुका हुआ था, तो अभी ये आगे से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आप सब इसे और डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बस आंसर के पर्सपेक्टिव से इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स इनुमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। कहते हैं किस संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित प्रावधानों के अपवाद हैं। एक्सेप्शन कौन कौन सा है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन एलिमिनेशन इसमें किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 14 से जो 18 है ये राइट टू इक्वालिटी के लिए है, और 19 टू 22 जो है ये राइट टू फ्रीडम है। तो इसमें देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होंगे 12 और 13, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 14 और 19 का बात कर रहा है, तो इसके बाद के तो होंगे नहीं। अब बच रहा ये, तो आपको पता है कि आर्टिकल जो 14 है, ओके, तो इसका एक्सेप्शन जो है ये 31A में दिया हुआ है, ठीक है। ये 19 का, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था, लीगल उसमें किया गया था, ठीक है, पहले, फिर बाद में इसे वापस ले लिया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत, आप सबको पता होगा। तो अगर आपको ये भी पता है, दोनों में से कोई एक पता है, तो आपका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट्स से, ठीक है। रीट्स देखिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत पावर है और हाई कोर्ट को 232। इसमें कह रहा है कि कौन सा को वारंटों के अंतर्गत शर्त नहीं है, क्योंकि रीट के कंडीशन होते हैं। तो ये कह रहा है द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, सही है। द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये भी सही है। द ऑफिस मस्ट नॉट बी ए सब्सटेंसिव वन, ये बिल्कुल गलत है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो सेम लाइन मिलेगा, यहाँ से उठा के दिया गया, तो इसका आंसर सही है सी। नेक्स्ट आंसर, अगस्त 12 इज सेलिब्रेटेड एज, इसका सही आंसर है, इसमें कुछ टेक्निक है नहीं, तो ये इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट में हमने किया था अगस्त महीने में, हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट है निसर्गा, एक जो साइक्लोन था, ये आप सबको पता है कि गुजरात के कोस्ट पे आया था, तो इसके वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। पर मैंने ये नहीं बताया था कि इसका नामकरण किसने किया था। तो इसका नामकरण जो किया था, नाम दिया था, वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी एक मूवी आई थी शकुंतला देवी, बायोपिक मूवी थी, और शकुंतला देवी हमारे देश के रिनोड काफ़ी जाने माने ये मैथमेटिशियंस थी। और ओके, तो इनके पास ना नंबर्स के बहुत ज़्यादा वो थे, नॉलेज, कितने भी बड़े नंबर को आप तो मल्टीप्लाई कर दें या फिर इस तरह की इनके अंदर वो टैलेंट था। तो इसके बायोपिक में ये कह रहा है कि उनके शकुंतला देवी का कैरेक्टर का रोल किसने निभाया। तो आप सबने अगर मूवी देखी होगी विद्या बालन, और ये अमेजॉन प्राइम पे ये मूवी इसकी आई थी। नेक्स्ट है जीसी मुर्मू, हु वाज अपॉइंटेड एज द CAG in India in August 2020, was the Lieutenant Governor Administrator of which one of the following Union Territories prior to his appointment। ये कह रहे जीसी मुर्मू जो हैं ये CAG बनने के पहले किस राज्य में ये गवर्नर जनरल थे, इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये इससे पहले जम्मू कश्मीर में प्रशासक थे। ओके, तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है 4th एडिशन, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ पे हुआ। देखिए ये इसका आंसर अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे किया जाता है कि गेम कहाँ होते हैं।
केरल के लोग गेम में उतना ज़्यादा वो नहीं है, गुजरात भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। जो हरियाणा पता है बहुत मेडल आते हैं हरियाणा में हर बार। और इसमें यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट। कौन सा कह रहा है कि सेक्युलर स्टेट यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है उसका कौन सा एक लक्षण नहीं है। कहता है ये धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, ये तो लक्षण है, बिल्कुल सही है। इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ये कहता है कि राज्य को धर्म को राज्य से अलग करता है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि किसी भी राज्य को उसके धर्म से नहीं जाना जाता है। अगर कोई बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तो ये नहीं जाना जाता है कि कहाँ पे कितनी जहाँ, तो इस तरह के यहाँ पे नहीं है। अ स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेक्युलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। इसमें यह कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक होने के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक होने के लिए राज्यों का धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है। मस्ट एक्सट्रीम लग रहा है, यही आंसर इसका सही होगा, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये सही है कि इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। अब जो अभिभाषण होता है, ठीक है, तो आपके लिए एक सवाल है कि अभिभाषण किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल के पास होता है। ये प्रेसिडेंट भी देते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वो कब अभिभाषण दे सकते हैं, जब उनको इसकी आवश्यकता पड़े। ऐसा थोड़ी है कि मन नहीं लग रहा है तो चलो इंटरटेनमेंट कराते हैं, क्या नहीं। राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, बिल्कुल भी नहीं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। हर वर्ष जब नया सेशन आता है, पहला सेशन जब होता है, तो उस वक्त राज्यसभा जो है अपना कमेंसमेंट करते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है पंचायतों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। और पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत, ये सही है। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ विलेज विद इन अ पंचायत, ये भी सही है। एंड कर रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। नथिंग टू डू, ऐसा थोड़ी है इसमें रिजर्व्ड है उनके लिए कि उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए सीट्स की व्यवस्था की गई है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका कारण क्या था। देखिए इसमें जो कारण था वो था अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन, ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा बी। अब देखिए सवाल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग द आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अयोध्या। जो अभी ये निर्माणाधीन है, लेकिन अब ऐसे सवाल आप यूपीएससी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, पर देखिए यानी कि अब ये कह सकते हैं कि आप कुछ जो गवर्नमेंट की इस तरह के रिलीजियस अचीवमेंट होते हैं या फिर इस तरह के, तो आपको हर चीज़ पे नज़र रखना पड़ेगा। बेसिकली हर एक कॉलम पे नज़र रखें आपकी कहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए इसका जो सही आंसर है बेसिकली चंद्रकांत सोमपुरा है, क्योंकि ऐसे सवाल तो अगर ये इनको बनाया गया है, हो सकता है आगे अगर इन्हें हटा दिया जाए, किसी और को ला दिया जाए, तो फिर क्या होगा। सोचने वाली बात यह है, क्योंकि मंदिर अभी तक बने नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं। Which one of the following Indian institutes were approved by Drugs Controller of India for conducting human trials of the Oxford AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन। तो देखिए COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट ये कह रहा है कि भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के मानव परीक्षण के लिए स्वीकृति दी गई, किसको दी गई, किस भारतीय संस्थान को दिए गए। तो ये सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रिसेंट एक्सप्लोजन नियर OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड इन बागजान। ये बागजान एक असम में जगह है, तिनसुकिया में, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, विस्फोट हुआ था। तो इसका कारण क्या था, तो इसका सीधे आंसर पे चलते, रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन। देखिए आग बुझाते समय चरखी को हटाने के कारण ये ब्लास्ट हो गया था, और इसके बारे में आज भी इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई थी।
नेक्स्ट है पार्लियामेंट से रिलेटेड, देखिए पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उससे रिलेटेड है। देखिए एज सच इस तरह के इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये किसी आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, पर इसमें क्या है कि आपके पास थोड़ी सी जानकारी है तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, देखिए पहले सबसे पहले अगर प्रिविलेज वुड नॉट बी फेटर्ड बाय द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विशेषाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(a) के द्वारा बाधित नहीं होंगे। ये सही है क्योंकि उनके पास ये लिबर्टी है और वो अपने किसी भी स्टेटमेंट के लिए वो लायबल नहीं होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रिविलेज मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 2022 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर विशेषाधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेदों 20 से 22 तथा आर्टिकल 32 के अधीन ही पढ़ा जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा समझ के बाहर जाएगा, लेकिन अभी रुक जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोजिक्यूशन। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों के प्रोजिक्यूशन के लिए इनके पास इम्यूनिटी है नहीं, सिर्फ सिविल में है और इसमें नहीं है। और इसमें कि 40 डेज पहले एंड 40 डेज बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा इन्हें, 40 डेज पहले नहीं किया जा सकता है। और इसके पास भी परमिशन होता है कि अगर आप इन्हें अरेस्ट करने जा रहे हैं तो जिस भी हाउस में है उसके स्पीकर से और चेयरमैन से लेना पड़ता है ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे देखिए तीसरा गलत है। अगर तीसरा गलत है तो आपके आंसर ये गलत हो जाएंगे। और इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन हर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी, बिल्कुल सही है, 4 भी सही है। अब देखिए अब एक, अगर आप 2 को सही मान के चलते हैं तो 1 2 4 भी आएगा तो आप फंस जाएंगे, लेकिन ये कहीं पे ऐसा देखने को मिलता नहीं है क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे देखिए आर्टिकल आप जब 20 सेकेंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको दोनों तरह की बातें वहाँ पे मिलेंगे कि क्रिमिनल और सिविल जो तरह के उसमें जो प्रोविजन है कि जैसे अरेस्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक, तो इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 22 है तो इसमें जो डिटेंशन होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, इस तरह के यहाँ पे मेजर्स हैं, तो ये नहीं होगा सही। तो 2 भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी इज करेक्ट। मेंबर्स आर ओनली अपॉइंटेड, देखो सब में ओनली है, सारे एक्सट्रीम के सारे गलत कर दो, इसका सही आंसर ये होगा। ओके, आगे चलते हैं। Who among the following was the advisor to the Constituent Assembly? ये आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है BN राव। आप हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जब पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने ये बताया था ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है which of the following is not a classified category of political parties as outlined by the Election Commission ऑफ इंडिया। इसमें कह रहा है कि कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों के वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। तो देखिए ऐसे स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड पार्टी जो होते हैं ऐसा नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर होगा बी। इंडियन जुडिशियल सिस्टम रीट्स आर इश्यूड बाय, तो हमारे यहाँ पे रीट्स, तो अभी मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि रीट्स आर्टिकल 32 और 232 के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करते हैं। तो यहाँ पे है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ओनली, लोअर कोर्ट्स नहीं कर सकते। Okay, which of the following were added to the preamble of Constitution of India? The Constitutional Amendment 1976 and 42nd Constitutional Amendment था, तो इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये तीनों लाए गए थे, चौथा नहीं था, फ्रेटर्निटी नहीं थी। ठीक है, फ्रेटर्निटी पहले से था। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप किस पार्ट में है ये सब मैंने बताया है, हमारे चैनल पे आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे, तो इसका पार्ट होगा 2। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली अ रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, द स्टेट इन विच इट वाज सीन। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा टर्टल्स पाए जाते हैं और खासकर उसी पुलिया में और वहाँ के बीच में, भितरकनिका सबने नाम सुना होगा। नेक्स्ट है असीम जो पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए असीम का जो लास्ट का चीज़ है ना, इसका मतलब है मैपिंग, तो मैपिंग जहाँ मिले टिक मार दो, सही आंसर हो जाएगा इसका आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग।
तो इसके बारे में भी आप डिटेल से जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में करंट अफेयर्स के वीडियोज में आप देख सकते हैं इसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया इनिशिएटेड बाय, देखिए जब ये स्टार्ट किया गया था तब MHRD नाम थी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पर अब नाम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था उसमें इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रज्ञान रोवर जो है जिनको इंस्टॉल किया था चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के द्वारा जब लॉन्च हुआ था, तो इसमें कह रहे कितने व्हील्स हैं भैया, आप ध्यान दिया करना। इस तरह के सवाल देख सकते हैं यहाँ पे 3 इधर है तो 3 इधर भी होंगे, तो 3 + 3 कितने हो जाते हैं 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा SSC रेलवे टाइप का सवाल इसमें आने लगे हैं बाहियात से, पर आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं ऐसे भी सवाल। आप देखना अभी गगनयान है तो उसमें भी इस तरह के कुछ रहे तो ध्यान देना, मे भी ना भी आए पर क्या कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड ऑन द मून, कह रहा है कि किस झील में चांद पर पाए जाने वाला एक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है। तो इंडिया में एक जो एस्ट्रॉयड से बना है, एस्ट्रॉयड के गिरने से बना था, मेट्रॉयड से सॉरी, और ये काफी न्यूज में था अभी कुछ दिन पहले। लोनार लेक महाराष्ट्र के यहाँ की जो पानी थे वो पिंक हो चुका था, ठीक है। रिसेंटली आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार वेर कनेक्टेड विथ mainland by substance optical fiber, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड वाज नॉट कनेक्टेड इनिशियली। अब इसमें है कि कौन सा जो आइलैंड है उसे कनेक्ट नहीं किया गया, तो इसका है स्वराज द्वीप जो है ये इससे कनेक्ट नहीं किया गया, शहीद द्वीप, लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर जो है इन्हें किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिंगल टाइटल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2019, ये वुमेन कौन थी, तो इसका नाम था सिमोना हैलेप, इसका सही आंसर होगा सिमोना हैलेप। विच ऑफ द फॉलोइंग Indian Ocean Island nations has recently declared a state of environmental emergency due to oil spill from a grounded ship, तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस, ये मॉरिशस के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स अ डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट, डिकमीशन्ड का मतलब जो कमीशन्ड अब नहीं है उसे डिकमीशन्ड कर लिया गया, यानी कि इसकी जो एज है वो पूरी हो चुकी है और इसे बाहर कर दिया गया है। तो ये INS विराट, और रिसेंटली ये न्यूज अगस्त की है, अगस्त 2020 की, और आपका एग्जाम होता है नवंबर 8 को। देखिए इसमें अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो आपके पास 8 से 12 महीने, पिछले 8 से 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके होने चाहिए हर एक तरह से, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इस तरह की जो भी चीज़ें हो, सोसाइटी के वेलफेयर स्कीम्स एंड स्पोर्ट्स के, ओके, एंड कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट अगर हो तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो मोर और लेस क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, पर कुछ क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थे, अनएक्सपेक्टेड थे। तो आई होप आप सबने अच्छा किया होगा, और आपके कितने आंसर मार्क्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें लगभग 37 to 38 क्वेश्चन थे पॉलिटी और करंट अफेयर्स के मिला करके। एंड नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री एंड इकोनॉमी के मिलेंगे, फिर जियोग्राफी एंड साइंस के। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।